हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए फिर से बात करते हैं लेसन नंबर 3 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट की, और ये हमारी लेसन नंबर 3 के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है। यानी कि यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 जो है क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो जो लेसन नंबर 3 था हमारे पास वो क्या था, यूनियन बजट, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। तो जेंडर के अकॉर्डिंग बजट कैसे डिटरमाइन होता है तो हम देख चुके हैं। अब हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट के ऊपर बजट एलोकेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तुम सब जानते हैं कि भाई एनवायरनमेंट को अच्छा रखना ये जो है वो हर एक पर्सन का यहाँ पे क्या है, काम है ना। जैसे कि हम सब जो हैं एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, क्योंकि हमें सारे रिसोर्सेज जो भी बेसिक रिसोर्सेज चाहिए वो सब कहाँ से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है, यानी कि हमारा फर्ज बनता है कि हम एनवायरनमेंट को भी क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे, बेहतर रखेंगे और ऐसा रखेंगे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ये तो हो गई। लेकिन बात यही सब चीज़ें होंगी कैसे, इसका मतलब क्या है कि हमें जो है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, है ना। यानी कि बजट मेंटेन होना चाहिए एनवायरनमेट के ऊपर भी, यानी कि हम अपने टोटल पैसे का कितना पैसा जो है एनवायरनमेंट के ऊपर भी लगाने वाले हैं ताकि हम एनवायरनमेंट को बेहतर रख सकें। अगर कोई चीज़ पॉल्यूट हो रही है उसे साफ कर सकें, और अगर कोई भी कंपनी ऐसी है, कोई भी फर्म ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हमें पनिश करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट हार्म ना हो। क्योंकि एनवायरनमेंट हार्म होगा तो सिंपल सी बात है, हम चाहे कितनी रिसोर्स को एलोकेट कर लें, कितना ही अच्छा कर लें, अब सोशली टेक्नोलॉजिकली कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एनवायरनमेंट ही हमारे अगेंस्ट हो जाएगा तो सब कुछ कहीं ना कहीं बर्बाद होता दिखाई देगा, या फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल हम देख भी रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है, इतनी चीज़ें क्रिटिकल हो चुकी हैं कि एक तो एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सी चीज़ें जो है ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। और जब एनवायरनमेंट को हम हार्म करेंगे तो एनवायरनमेंट हमें हार्म करेगी, उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो ह्यूमन बीइंग को भी भुगतना पड़ रहा है। लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो नुकसानदेह हैं। फॉर एग्जांपल ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है जिसकी वजह से यूवी रेज अर्थ के ऊपर आ रही है। तो बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को हार्म करने की वजह से। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट समझते हैं जिसके जरिए हम जो है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं, फिर एनवायरनमेंट को ठीक रख सकते हैं। अब वो समझते हैं। तो एनवायरनमेंट बजट्स प्रोवाइड द फंड्स फॉर एवरीथिंग फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन टू प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज टू ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि एनवायरनमेंट बजट में वो हर एक चीज आती है कि सबसे पहले क्या, कि हमें फंड प्रोवाइड करना है। अब फंड किस चीज के लिए, फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूशन, ताकि हम पॉल्यूशन को क्लीन कर सके, टू प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज। कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो लगातार खत्म होने के कगार पे आ चुकी हैं, यानी कि जो बिल्कुल ही मुश्किल में है। फॉर एग्जांपल हम सेव टाइगर की बात करते हैं, और सिर्फ ये सेव टाइगर नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे जो है ना खत्म होते चले जा रहे हैं। अब वो खत्म हो रहे हैं, यानी कि इंडेंजर्ड है, कुछ इंडेंजर्ड है, कुछ खत्म भी हो चुके हैं, कुछ की स्पीसीज बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती हमें। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के पॉल्यूशंस की वजह से। तो दे पावर द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोटेक्शंस। तो अब जो ये बजट है कहीं ना कहीं इसमें हम ऐसी पॉलिसीज की बात करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स की बात करते हैं और प्रोटेक्शंस की बात करते हैं दैट शेप आवर रिलेशनशिप विद नेचुरल वर्ल्ड। जो कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप बनाएगा, वो भी एक बेहतर रिलेशनशिप बनाएगा एक नेचुरल वर्ल्ड के साथ। यानी कि बिना एनवायरनमेंट के ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। अब क्या फायदा इतने रिसोर्सेज से कलेक्ट करने का अगर हम जिंदा ही ना रह पाए तो इससे बढ़िया क्या है कि जितना मिला है उतना बहुत बढ़िया है। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज मत करो कि कहीं ना कहीं वो हार्मफुल बंदा चला दे किस चीज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। और इसके जिम्मेवार सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, हम आम लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं जो एनवायरनमेंट को लगातार पॉल्यूट कर रही है और उसकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का यूज़ बंद कर देना चाहिए, पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए, जूट बैग यूज़ करने चाहिए जहाँ पे हम कभी भी सामान लेने जाते हैं। ऐसा सिर्फ हम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट जो बैन कर रही है पॉलीथीन्स वगैरह को, क्योंकि हम सब जानते हैं प्लास्टिक जो है वो क्या है हमारे पास
नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है, ठीक है, जो जल्दी से बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, डिकम्पोज होता ही नहीं है ना, तो इसलिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसे डिकम्पोज करना। तो जिस चीज़ की वजह से ना हमें कहीं ना कहीं उसका यूज़ जो है कम करना चाहिए, जितना फालतू प्लास्टिक इस दुनिया में आएगा पोल्यूशन लगातार जो है क्या होगा, राइज करता रहेगा, ठीक है। तो अब समझते हैं व्हाई इज द इन्वायरमेंट बजट मेड, इन्वायरमेंट का बजट बनाया क्यों जाता है, वो तो हम बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल बजट्स एग्जिस्ट टू हेल्प प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट, तो ये सब क्यों है, हमारे प्लेनेट को बचाए रखने के लिए, फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ताकि आने वाली जनरेशंस भी इसके अंदर सर्वाइव कर पाए। वरना जिस लेवल का पोल्यूशन चल रहा है, चाहे वो एयर के लेवल पे हो, वाटर के लेवल पे हो, ठीक है, फूड जो हम खाना खाते हैं वो भी पोल्यूटेड है, ज़्यादातर केमिकल्स के बना हुआ है, तो ऐसे केसेस में फ्यूचर जनरेशन का सर्वाइवल इस अर्थ पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट्स एलोकेट फंड्स, तो गवर्नमेंट जो है फंड्स को एलोकेट करती है ईच ईयर स्पेसिफिकली फॉर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स, ताकि इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स चलाए जा सके, इनिशिएटिव्स लिए जा सके बहुत सारे। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, कि वाटर लगातार पॉल्यूट हो रहा है, तो आपने सुना होगा एक गैप करके प्रोग्राम था, गंगा एक्शन प्लान बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम गंगा के पानी को साफ कर पाएं, है ना, पर वो कहीं ना कहीं फेल रहा। वैसे उससे फालतू गंगा का पानी तो सिर्फ कोविड में साफ हो गया था, क्योंकि कोविड में लोगों ने निकलना बंद कर दिया, ठीक है, तो क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ह्यूमन बीइंग की भी गलती है कि भाई हम सब जो है कहीं ना कहीं सारा कचरा, या फिर हम सब तो नहीं बोलेंगे, या फिर जो भी गाँव वगैरह के आसपास लोग रहते हैं जहाँ पे नदियाँ निकलती हैं, उसी में सारा गंदा पानी, उसी में भैंसें नहा रही हैं, उसी में सारा गंदा कचरा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार पोल्यूशन जो है राइज करता रहता है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यही गलतियां करते हैं। वो करते क्या है कि जो भी केमिकल वाला वाटर है या फिर जो भी पोल्यूटेड वाटर है उसको बिना रिट्रीट किए सीधा ही नदियों में बहा देती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, वो नदियों का पानी तो पोल्यूट होगा ही होगा, दूसरी बात एक्वेटिक एनिमल्स है ना, उनके लिए भी खतरा बन जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पानी पे ही जिंदा है। अब वो किस चीज़ पे जिंदा रहेंगे, तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी क्या बन जाएगा, वो खतरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ दिक्कतें हैं फॉर स्टार्टर्स, ठीक है। अब हम जब हम बात करते हैं स्टार्टर्स की, तो इन्वायरमेंट इज इन क्राइसिस, तो इन्वायरमेंट किस में होता है हमारे पास, यहाँ पे क्राइसिस के अंदर होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट हमारे पास किस में, इसमें क्राइसिस में है। क्लाइमेट चेंज इज एक्सेलरेटिंग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, लगातार जो है ना क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग पोल्यूशन देखो लगातार राइज कर रहा है, चाहे किसी भी तरह का पोल्यूशन हो। एंड बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइन, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो लगातार घटती चली जाती है, लगातार जो है क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि लोग जो हैं कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड हैं, बहुत सी स्पीसीज इंडेंजर है, लगातार खत्म होती चली जा रही हैं। एंड एट अलार्मिंग रेट, और नहीं है तो अलार्मिंग रेट के ऊपर है अगर खत्म नहीं हुई है तो इन्वायरमेंटल बजट्स प्रोवाइड एसेंशियल फंडिंग फॉर थिंग्स लाइक, तो यहाँ पे काम किसका आता है, इन्वायरमेंटल बजट का, जो कहीं ना कहीं एसेंशियल फंडिंग प्रोवाइड करती है कुछ चीज़ों के लिए। वो कौन कौन चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आया वो क्या आया, ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, कि भाई हम जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इस तरह के सोर्सेज यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके जरिए एक तो पोल्यूशन नहीं होगा, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस होंगे। दिस इज क्रूशियल टू मिटिगेटिंग द वर्स्ट इफेक्ट्स टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज के पीछे, क्योंकि हम जो ग्रीन हाउस एमिशंस करते हैं उसकी वजह से लगातार ग्लोबल वार्मिंग राइज कर रही है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार राइज करता जा रहा है। तो एक पॉइंट ये आया। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कंजर्विंग नेचुरल हैबिटेट्स, हम जो है नेचुरल हैबिटेट्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, और यही नहीं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज को एज ह्यूमन एक्टिविटी एक्सपेंड्स, जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटी एक्सपेंड होगी वी मस्ट सेफगार्ड द वाइल्ड स्पेसेस, ठीक है। तो हम जो है कहीं सेफगार्ड कर सकते हैं वाइल्ड स्पेसेस दैट रिमेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए कुछ एरिया छोड़ सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये दो पॉइंट हमारे पास हो गए। थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन, हम जो है वो वेस्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि वेस्ट जो है, वेस्ट मटेरियल कम से कम हो, पोल्यूशन कम से कम हो। फंड्स आर नीडेड, लेकिन इन सब चीज़ों में क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए वेस्ट मटेरियल और पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो फंड्स आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट रिसाइकलिंग, क्योंकि हमें चीज़ों को रिसाइकिल करना पड़ेगा। जो भी वेस्ट मटेरियल जैसे पॉलीथीन वगैरह है या फिर कोई भी चीज़ जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, तो हमें रिसाइकिल करनी चाहिए, पर इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। इम्प्लीमेंट रिसाइकलिंग प्रोग्राम, क्लीन अप टॉक्सिक साइट, जो बहुत सारी टॉक्सिक साइट्स है उसे हमें क्लीन करना चाहिए।
एंड इन्फोर्स एनवायरमेंट रेगुलेशंस, और यही नहीं, हमें एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी बनाने होंगे। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस यानी कि किस तरीके से हम एनवायरमेंट को पहले तो क्लीन करें, उसके बाद उसे रेगुलेट कैसे करना है, यानी कि फ्यूचर में भी वो चीज़ कैसे हमें जारी रखनी है, वो चीज़ हम बात करते हैं इसके अंदर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के अंदर। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है, रिसर्च एंड इनोवेशंस। हमें रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी चाहिए जो कॉन्स्टेंटली डेवलप करते रहें और एड्रेस करता रहे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को इन अ सस्टेनेबल वे। यानी कि हम जो है लगातार ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर कोशिश करनी चाहिए जिसके जरिए हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जितने चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबको हम यहाँ पे समझ सकें और उन्हें सोल्व कर पाए, और हमेशा ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करें जिसके जरिए पॉल्यूशन कम से कम हो, है ना। क्योंकि मेन दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज़ की है, पॉल्यूशन की। क्योंकि अब हम सब जो है ना कहीं क्या हो चुके हैं, डिपेंडेंट हो चुके हैं अलग अलग चीज़ों पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हीकल्स है। अब व्हीकल्स जो पेट्रोल पे चलती हैं, एक तो पहली बात पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, कोल, ये सब क्या है, एक तो पोल्यूशन तो करते ही करते हैं, उल्टा क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो एक टाइम पे पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वो भी जरूरी है कि अगर हमें फ्यूचर में भी अपनी सारी चीज़ें यूज़ करनी है तो हमें कहीं ना कहीं अपने आपको शिफ्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ। दूसरा, हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा पोल्यूशन से ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, क्योंकि आने वाले जनरेशन को अगर हमें जिंदा रखना है या फिर आने वाली जनरेशन हमें चाहिए कि यहाँ पे आए, इस अर्थ पे रहे, रहने लायक जगह बनी रहे अर्थ, तो ऐसे केसेस में हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी इन्वायरमेंट को लेके आ रही हैं वो सोल्व करनी होंगी। इसको लेकर अलग मीटिंग्स भी होती हैं ताकि हमें इन्वायरमेंट पे आई प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। अब बात आई प्रॉब्लम सोल्व करने का बेनिफिट क्या हुआ, एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम जो है अच्छे तरीके से जी पाएंगे, वो तो चलो सबसे अच्छी बेनिफिट वाली बात है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बेनिफिट देंगी, वो समझ सके करके। पहले समझते हैं इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ आउटकम्स की। पब्लिक हेल्थ आउटकम्स क्या क्या इंक्रीज कर बढ़िया कर सकते हैं। पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, क्लीन एयर एंड वाटर। भाई सबसे ज़्यादा अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, वो दो चीज़ें होती हैं, एक एयर, दूसरा वाटर, है ना। फूड भी कंज्यूम करते हैं बट मोस्टली हम जो है ना एयर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के तो सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और वाटर के बिना भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं, पर दोनों ही आज के टाइम में पोल्यूटेड है। वाटर पोल्यूटेड है कुछ केमिकल्स की वजह से, एयर भी पोल्यूटेड है केमिकल्स की वजह से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो है ना पोल्यूशन के पार्टिकल्स या फिर बहुत सारे केमिकल्स जो है हवा में लगातार जा रहे हैं जो कि एयर को ही पोल्यूट कर रहे हैं। तो दोनों का बेटर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी हेल्थ जो है वो फ्यूचर में क्या रह सके, बेटर रह सके। दूसरा सेफर कम्युनिटीज। अब सेफर कम्युनिटीज है सारे एक ही पॉइंट। सेफर कम्युनिटीज का मतलब क्या है कि ऐसी कम्युनिटीज बनाई जानी चाहिए जो बिल्कुल क्या हो, सेफ हो, हैप्पी हो, या फिर ऐसी जगह हमें रहना चाहिए जो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि कम्युनिटी जो बिल्कुल बढ़िया कर देनी है हमें, है ना, कि जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे रिसोर्सों का यूज़ कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, उल्टा ग्रीन इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं जिनसे उनकी सेहत भी क्या रहेगी, बनी रहेगी। तो सेफर कम्युनिटीज़ होनी चाहिए। तीसरा एक्सेस टू नेचर। हमारे आसपास नेचर जो है वो मौजूद होना चाहिए। नेचर वही मैंने बात करी ना, ग्रीन जो चीज़ें हैं जैसे कि हरियाली जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम सब लोग आपने देखा होगा जो भी जनरली जो मैं मानता हूँ कि बढ़िया क्वालिटी के लोग अपनी एक हैबिचुअल में एक हैबिट लेके आते हैं, ठीक है, उनको हैबिचुअल होते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने के, खासकर पार्क के अंदर, ठीक है, या फिर शाम को इवनिंग वॉक पर जाते हैं, ठीक है, वो सब हैबिचुअल होते हैं चीज़ों के। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखना होता है, सेहत पे फोकस करना होता है। तो वो कहीं ना कहीं अपने दिन का 1-2 घंटा ऐसी जगह बिताते हैं जहाँ पे प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ना कि बंद कमरों के अंदर। तो एक्सेस टू नेचर होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। फोर्थ, सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए फ्यूचर जनरेशंस को लेके। अब सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर जनरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें ग्रोथ जो है ना वो इस तरीके से करनी है जिसका बेनिफिट तो हम आज की जनरेशन को तो मिल ही रहा है अब, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इतना पॉल्यूशन कर चुके हैं, इतनी चीज़ें डेवलप कर चुके हैं कि एनवायरनमेंट का नुकसान भी हो रहा है, बट हमें वहाँ पे ग्रोथ भी नजर आ रही है। लेकिन हमें ग्रोथ इस तरीके से करनी है जिसका बेनिफिट आने वाली जनरेशंस भी ले पाए, और वो कब ले पाएगी, जब इन्वायरमेंट बढ़िया रहेगा। अगर इन्वायरमेंट ही सुटेबल नहीं है, अगर इन्वायरमेंट ही अगेंस्ट हो गया, इन्वायरमेंट में ही जीने लायक चीज़ें नहीं बची, तो सिंपल सी बात है उस ग्रोथ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आने वाली जनरेशंस को। तो वही चीज़ यहाँ पे है, सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस, ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन इस दुनिया में आ पाए, सर्वाइव कर पाए और उस ग्रोथ का बेनिफिट ले पाए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए यहाँ पे, तो चीज़ें इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा
स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है ना ये इन्वायरमेंट बजट जो है पार्टिसिपेट करवाता है। पहले समझते हैं इन्वेस्टिंग इन ग्रीन इंडस्ट्री। हमें ग्रीन इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ग्रीन इंडस्ट्री यानी कि अब बिजनेस का शिफ्ट करने टाइम आ गया है कि ज़्यादातर बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ, यानी कि हम ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करें, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करती हूँ, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, ठीक है। तो वो कब होगा, जब हम ग्रीन इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, और ऐसी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा भी देना चाहिए जो कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी जनरेट करने में मदद कर रही है, या फिर इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रीज के लिए एज अ फ्यूल ग्रीन एनर्जी जनरेट कर रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग इन ग्रीन इंडस्ट्रीज, तो हमें इस तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होंगे, दूसरा पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, और यानी कि इन्वायरमेंट भी जो है कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाएगा फ्यूचर में। तीसरा कॉस्ट सेविंग होगा। कॉस्ट सेविंग क्यों होगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं कॉस्ट सेविंग की तो कॉस्ट भी बचती है इन चीज़ों में, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ों को, जैसे हमने बात करी, इन्वायरमेंट में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, है ना, और अगर हम पुरानी ही चीज़ों से नई नई चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी क्या होती है, बिजनेसेस की बचती है। इसके अलावा जब हम ग्रीन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ग्रीन एनर्जी यूज़ करने की बात कर रहे हैं, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जब हम ऐसी एनर्जी यूज़ करेंगे जो जल्दी से खत्म नहीं होगी, यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल नहीं लगते, पेट्रोल, डीजल, कोल की तरह, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बचेगी। क्योंकि अब आप देखते हो पेट्रोल, डीजल हो, ऐसे फ्यूल्स हो जिनका रेट लगातार बढ़ रहा है। क्यों रेट लगातार बढ़ रहा है, उसका मेन रीजन है क्योंकि खत्म होने वाले हैं, इनकी डिमांड खत्म नहीं हो रही है, बट ये खत्म हो सकते हैं फ्यूचर में, और इनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। तो जिस चीज़ की वजह से हम इन चीज़ों पर इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से और इनकी क्वांटिटी लिमिटेड होने की वजह से प्राइस लगातार बढ़ते हैं। तो कॉस्ट सेविंग कहाँ से होगी, कॉस्ट सेविंग कब होगी, जब हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे या फिर ग्रीन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट यूज करेंगे। तीसरा, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी, जब हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, यानी कि अच्छा वाटर होगा, अच्छी हेल्थ होगी लोगों की, लोग खुश रहेंगे, ठीक है, एयर पोल्यूशन बिल्कुल कम होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले तो नहीं होना चाहिए एयर पोल्यूशन, है ना, मतलब इसको हम बोलते हैं ना AQI काफी कम होना चाहिए, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए सबसे कम। जैसे कि अभी देखो दिल्ली का AQI पहली बार 50 से नीचे आया था जब बारिश हुई थी ना बीच में रक्षाबंधन के आसपास, उस टाइम पे तो AQI से नीचे आ गया था। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली की एयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश ही प्योर रख सकती है, वरना तो दिल्ली का AQI हमेशा 200+ ही रहता है। तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या, लोग जो है यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। लोग क्यों सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो देखो हमारे कंट्री में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, अगर कुछ चीज़ों को हम सुधार ले तो ठीक है, अगर पॉल्यूशन से मर गया तो भाई कंज्यूमर्स की कोई कमी नहीं है हमारे वहाँ, तो फॉरेन कंट्रीज हमारे वहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। पर सिर्फ इन्वेस्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत घटिया है। अगर रिसोर्सेज पर हमने ध्यान दे लिया तो वो हमारी कंट्री में आएंगे, और रिसोर्सेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अगर ये सब बेटर कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए पैसे का, तो हम बाकी फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज काफ़ी चीप रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आएंगे हमारे वहाँ, क्या आएगी, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्डाइज करेंगे, कि बहुत सारे बेनिफिट हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और फैसिलिटीज़ को अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं तो, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट मिलेंगे, तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। बता दिया, पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं पॉइंट्स, मैंने सिर्फ लिखे हैं, इसलिए मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ हर एक चीज़ को। फोर्थ, टूरिज्म पोटेंशियल। टूरिज्म पोटेंशियल, भाई टूरिज्म भी तो एक बिजनेस ही है, वो भी राइज करेगा। हमारी बहुत सी स्टेट तो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे जिंदा है ना। अब टूरिज्म कब बढ़ेगा, जब हमारी कंट्री में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर होगा। जैसे मैं बीच में बात करता हूँ, एक शायद मेल और फीमेल ना किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में घूमने आए थे, उनको वो जब घूमने आए तो उन्हें कुछ लोगों ने परेशान किया बहुत बुरी तरीके से, आप मान लो असॉल्ट किया, ठीक है। तो उन लोगों ने भाई, वो व्लॉगर्स, उन्होंने वीडियो बनाई कि हम किसी भी कंट्री में जाना पसंद करेंगे बट इंडिया में वापस जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गई, डेफामेशन इंडिया की, यानी कहीं ना कहीं लोग इंडिया की बेइज्जती कर रहे हैं सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जो बोलते हैं ना असामाजिक तत्व जो हमारे आसपास रहते हैं लोग ऐसे, ठीक है, जो इंसान में गलती से पैदा हो गए हैं बट है अंदर से जानवर पूरे तरीके से, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पूरे इन्वायरमेंट को हार्म करके रखते हैं, लोगों को परेशान करके रखते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, जिनको शायद इंसानों में जन्म लेना नहीं चाहिए था बट है ऐसे कुछ लोग, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डेफामेशन भी कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई जो भी ऐसी हरकतें करता पाया जाए भाई तुरंत आओ, तुरंत सजा मिले। मतलब
इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन तुरंत होनी चाहिए हर एक चीज़ की। दूसरा, जब हमारे देश में इन्वायरमेंट काफ़ी बेटर होगा, ठीक है, यानी कि घूमने फिरने की जगह काफ़ी अच्छी होंगी, वाटर जो रिसोर्स है वो काफ़ी बेहतर होगा, तो लोग जो है वो घूमने आएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ मान लो आसपास हरियाली हरियाली है, बिल्कुल ग्रीनरी जैसा मौसम है, एक नंबर की जगह है। और इंडिया में डाइवर्सिटी की कमी हो भी नहीं है। इंडिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे गर्मी एक्सट्रीम लेवल पे मिल जाती है, आप साउथ में चले जाओ। इंडिया में ऐसी जगह भी है जहाँ पे पूरे टाइम बर्फ रहती है, आप नॉर्थ की तरफ चले जाओ। तो इंडिया में टूरिज्म के ऊपर बहुत पोटेंशियल है। अगर हम अपने बेसिक रिसोर्सेज पे, अपने बेसिक एनवायरनमेंट पे काम करना शुरू कर दे तो लोग जो है वो हमारी कंट्री में आना पसंद करते हैं, आएंगे, और जिसकी वजह से टूरिज्म जो है वो बड़े लेवल पे लेके जाया जा सकता है, यानी कि टूरिज्म का बिजनेस भी ग्रो होगा। तो ये तो हमने देख लिया कि जब हम एनवायरनमेंट के ऊपर काम करेंगे तो किन किन चीज़ों पर हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको इन्वायरमेंटल बजट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत रह जाए ना, कमेंट बॉक्स खोले में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा अपने आने वाली वीडियोस में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए, यहाँ पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।